हेलो एंड वेलकम टू एकलव्य करियर इंस्टीट्यूट वीडियो लेक्चर। ये हाई स्कूल के लिए मैथमेटिक्स का जो पार्ट हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं, तीसरा चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म जो चैप्टर है उसका दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में मैंने कुछ बेसिक्स डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर में उसी बेसिक पर बेस्ड पहली एक्सरसाइज है जिसमें हमें आलेखनीय निरूपण करना होगा और ज्यामितीय निरूपण करना होगा, यानी कि समीकरण बनाना होगा और उसका आलेख। 3 प्रश्न हैं प्रश्नावली में, मैं एक डिस्कस कर देता हूं, बाकी उसी के बेसिस पर आप लगाइएगा। और इसी लेक्चर में अगले एक्सरसाइज के कुछ थ्योरेटिकल पार्ट्स को मैं डिस्कस करूंगा। शुरू करता हूं। तो एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त करो। तो पहले तो मैं आपको समझा दूं कि ये क्वेश्चन एज रिलेटेड है, मतलब आयु संबंधी है। और आयु संबंधी अब से लेकर जब तक हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब भी सवाल आएगा तो उसमें आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमेशा, चाहे वो कुछ वर्ष पहले की बात करें या कुछ वर्ष बाद की बात करें, आपको मानना रहेगा हमेशा प्रेजेंट एज, यानी वर्तमान आयु हमेशा मानना होगा। ये ध्यान में रखना है। तो इस क्वेश्चन में भी हम वर्तमान आयु मानेंगे। किसकी? 2 लोगों की आयु की बात हुई है, एक आफ्ताब है और एक उसकी पुत्री है। तो हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे, जब शुरुआत करेंगे, तो हम सिर्फ प्रेजेंट एज मानेंगे, वर्तमान आयु मानेंगे दोनों की, और दी गई स्थितियों का अनुपालन करके हम समीकरण बना लेंगे। जब समीकरण बन जाएगा तो वो जो हमें मिलेगा समीकरण, वो होगा केवल क्या कहते हैं, बीजगणितीय निरूपण, यानी कि आप जिसको कहें बीजगणितीय अलजेब्राइक रिप्रेजेंटेशन होगा। फिर हम उसका आलेख बनाएंगे तो वो कहलाएगा ग्राफीय निरूपण या आलेखनीय निरूपण। 2 काम करना है हमें इन तीनों क्वेश्चन में पहली एक्सरसाइज के, जिसमें से पहला क्वेश्चन मैंने शुरुआत किया है। तो आपको क्या करना है, शुरुआत जब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो आप कहेंगे माना आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष, वर्तमान आयु मान लेंगे। अब आफ्ताब कह रहा है अपनी पुत्री से 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो 7 वर्ष पूर्व की एज के बीच में संबंध दिया गया। तो पहले तो हमें पता चले 7 वर्ष पूर्व उनकी एज क्या रही होगी, तब हम संबंध स्थापित करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 7 वर्ष पूर्व, दोनों की एज निकालेंगे। आफ्ताब की आयु। अब आप समझिए, अगर प्रेजेंट में x वर्ष है तो 7 साल पहले कितना होगा, 7 कम हो जाएगा। जैसे आपकी एज प्रेजेंट में 10 साल है तो 7 साल पहले 3 साल रही होगी, 7 कम हो जाएगा। प्रेजेंट में 12 साल है तो 7 साल पहले 5 साल रही होगी, 5 ईयर्स। वैसे ही आफ्ताब की प्रेजेंट में एज अगर x वर्ष है तो 7 साल पहले x - 7 वर्ष, और उसकी पुत्री की आयु 7 साल पहले y - 7 वर्ष रही होगी। अब प्रश्न में क्या कहा गया, आफ्ताब ने कहा 7 वर्ष पूर्व मैं, यानी आफ्ताब तुमसे, यानी कि उसकी पुत्री से 7 गुनी आयु का था। मतलब कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है कि आफ्ताब की आयु 7 साल पहले की बात हो रही है। जो आफ्ताब की आयु है वो कह रहा है कि मेरी आयु तुम्हारी आयु के 7 गुने के बराबर थी, यानी बराबर 7 गुणे उसकी पुत्री की आयु। उसकी पुत्री की आयु 7 गुने के बराबर थी 7 साल पहले। तो आफ्ताब की आयु 7 साल पहले x - 7, 7 गुणे उसके पुत्री की आयु y - 7, तो
x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 49, सब इधर ले आएंगे। x माइनस 7y माइनस 7 प्लस 49 इक्वल टू 0, x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। देखिएगा ये 7y इधर आएगा माइनस में, माइनस 7 और 49 नेगेटिव था, इधर आएगा पॉजिटिव। 49 में से 7 घटेगा 42। ये हमारा पहला समीकरण बना 7 वर्ष पूर्व वाला। अब इसके बाद यहाँ से दूसरा स्टेटमेंट चल रहा है अब से 3 वर्ष बाद। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद हम निकालेंगे आफताब की आयु। आफताब की आयु 3 वर्ष बाद। अब फिर से देखिए, प्रेजेंट में यक्स है तो 3 साल बाद का मतलब 3 साल ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो यक्स प्लस 3 वर्ष हो जाएगा। उसी प्रकार उसकी पुत्री की आयु 3 साल बाद हो जाएगी y प्लस 3 वर्ष। अब इसमें प्रश्न में क्या कहा है वो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने कहा, आफताब कह रहा है 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यानी आफताब कह रहा है कि मेरी उम्र तुम्हारी उम्र के 3 गुने के बराबर रहेगी। यानी कह रहा है कि जो आफताब की आयु है, आफताब की आयु वो बराबर होगी 3 गुणे उसकी पुत्री की आयु। 3 गुणे उसकी पुत्री की आयु, उसकी पुत्री की आयु के 3 गुने के बराबर। तो आफताब की आयु x प्लस 3 बराबर 3 गुणे y प्लस 3। तो x प्लस 3 बराबर हो जाएगा 3y प्लस 9। सबको इधर लाएंगे तो x प्लस 3 माइनस 3y माइनस 9 बराबर 0। x माइनस 3y और 3 में से 9 घटेगा माइनस 6 बराबर 0। ये हमारा हो गया दूसरा संबंध यानी दूसरा समीकरण। तो इतना जो आपने काम किया ये कहलाएगा बीजगणितीय निरूपण या बीजगणितीय रूप में इस प्रश्न का हल। अब हमें इसका आलेखनीय निरूपण करना है तो हमें दोनों का आलेख बनाना होगा। तो आलेखनीय निरूपण के लिए या ग्राफीय निरूपण के लिए हम काम करने जा रहे हैं ग्राफीय निरूपण। इसमें पहला समीकरण उठाइए। पहला समीकरण x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0 और दूसरा समीकरण है x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। आपको मैंने उस दिन बताया था, पहला लेक्चर आप याद रखिए, उसमें बताया था कि जब x का पद, y का पद और नियत पद तीनों होगा तब आपको ग्राफ बनाने के लिए एक बार x का मान 0 रखना है और एक बार y का मान। तो x बराबर 0 इसमें रखेंगे तो ये 0 हो गया, बचा माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0। इसको माइनस 7y बराबर माइनस 42, माइनस से माइनस 7 से ये कटेगा 6 बार, y का मान 6 आया। अब मैं y का मान 0 रखूँगा तो बचेगा x, ये 0 हो जाएगा, बचेगा प्लस 42 बराबर 0। तो x बराबर माइनस 42 लिख सकता हूँ। ये पहला हो गया। दूसरे वाले में आ जाते हैं। x का मान 0 रखूँगा, ये 0, बचेगा माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। इसको माइनस 3y बराबर प्लस 6 लिख सकते हैं, y बराबर माइनस 2 आएगा, 3 से ये कटेगा। और जब मैं y का मान 0 रखूँगा तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, बचेगा x और माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर 6 आएगा। दोनों स्थितियाँ हमने निकाल ली। और यहाँ पे देखो मैं एक हल्का सा ग्राफ दिखा देता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे y पर 6 है, y पर 6 मान लीजिए यहाँ है, x पर माइनस 42 मान लीजिए यहाँ है। तो पहला वाला ग्राफ ये बनेगा, पहली लाइन। दूसरे में x पे 6 है प्लस में, x पे प्लस में मान लीजिए 6 यहाँ आया, और y पे माइनस 2 है, y पे माइनस 2 मान लीजिए यहाँ आया। ये मैंने खींचा, ये दूसरा ग्राफ हुआ। ये कंबाइंड सॉल्यूशन जो कहलाया ये ग्राफीय है, और ये जो समीकरण हमने बनाया था ये बीजगणितीय है। इस प्रकार से आपको सवाल लगाना है, यानी एक बार आप समीकरण बनाएंगे कथन का प्रयोग करके। जब समीकरण बन जाएगा तो समीकरण बनने के बाद उसका आलेख बनाएंगे, और आलेख का मॉडल देख के बनाएंगे। आलेख का मॉडल मतलब 4 टाइप मैंने आपको बताया था, उन 4 टाइप्स में से जिस टाइप से मैच करेगा
उस टाइप से आप ग्राफ बना देंगे और ग्राफ बना के छोड़ देंगे। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने एक बार बीजगणितीय निरूपण किया है, ये समीकरण बनाने वाला काम, देन हमने ग्राफीय निरूपण किया है, ग्राफ बनाने वाला काम। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आया होगा। बाकी के 2 सवाल बिल्कुल इसी प्रकार से हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। सवाल आपका क्या है, कह रहे हैं कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदे, यानी 3 बल्ला लिया और 6 गेंद ली, टोटल 3,900 रुपये खर्च हुए। फिर उसके बाद उसी कोच ने जो है 1 बल्ला और उसी प्रकार की 2 और गेंद ली और अब की बार उसे 1,300 रुपये देना पड़े। तो इस स्थिति को आपको बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। तो आप कैसे लगाएंगे, कहेंगे माना 1 बल्ले का मूल्य x और 1 गेंद का मूल्य y। तो पहली कंडीशन में आप 3 बल्ले और 6 गेंद का मूल्य निकालना है। तो 1 बल्ले का मूल्य अगर x तो 3 का 3x, 1 गेंद का मूल्य y तो 6 गेंद का 6y। तो 3x + 6y टोटल मूल्य बराबर 3900, क्योंकि 3 बल्ले और 6 गेंद का मूल्य 3900 पहली स्थिति। उसके बाद दूसरी स्थिति में 1 बल्ला है और 2 गेंद है, तो 1 बल्ले का मूल्य x और 2 गेंद का मूल्य 2y, तो x + 2y ये टोटल 1300 के बराबर 1300 दिया गया। दोनों समीकरण बन जाएगा। समीकरण बनने के बाद आप आराम से उसका ग्राफ बना सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो आपका है वो मैंने उस दिन बताया था, आप पिछले वीडियो में देखे होंगे, सेब का, या एग्जाम्पल मैंने किसका लिया था, आम का लिया था और किसी का लिया था। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे है 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया है और 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को आपको बीजगणितीय और आलेखनीय रूप से दर्शाना। तो इसमें आपको कैसे मानना था, आपको याद होगा, आप 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य मान लीजिए x रुपया प्रति किलोग्राम और 1 किलोग्राम सेब का मूल्य मान लीजिए y रुपया प्रति किलोग्राम। फिर आप स्थिति लगाइए, कंडीशन लगाइए, समीकरण बनेगा, फिर ग्राफ बना लीजिए। तो ये जो 3 के तीनों क्वेश्चन थे, ये तीनों ही क्वेश्चन में जो ग्राफ का टाइप है वो फर्स्ट वाला रहेगा, सेकंड वाला नहीं रहेगा। और जो किसी में अगर सेकंड या थर्ड अप्लाई होगा तो वो दूसरे क्वेश्चन मिलेंगे, जो में भी पॉसिबल है आपको एग्जाम्पल में मिल जाए। तो मैं कह रहा था कि जो दूसरे टाइप के ग्राफ हैं, यानी कि टाइप थर्ड वाला या टाइप सेकंड, टाइप फर्स्ट वाला, ये संभव है कि आपको दूसरे किसी क्वेश्चन में या दूसरे बुक में या एक्स्ट्रा में कहीं मिल सकते हैं। लेकिन ये जो एक्सरसाइज में तीनों क्वेश्चन दिए गए हैं, तीनों में जो आपको इक्वेशन मिलेगा वो टाइप 4 वाला ही मिलेगा, जिसमें x का पद, y का पद और नियत पद होगा। और आपको इसके ग्राफ बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इसका ग्राफ बनाने के लिए आपको एक बार x की वैल्यू 0 पुट करनी है और एक बार y की वैल्यू 0 पुट करनी है। तो जैसे मैंने ये सवाल आपको सॉल्व करके दिखाया है, ठीक इसी प्रकार से बाकी के 2 सवाल लगा लीजिए। अगर किसी को डाउट है, कोई प्रॉब्लम है कहीं से भी, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं इसी चैप्टर में अगला पोर्शन। अगला पोर्शन मतलब इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जो दूसरी एक्सरसाइज से रिलेटेड पार्ट है, वो डिस्कस करेंगे। दूसरी एक्सरसाइज में हम लोग देखेंगे कि आलेखनीय हल कैसे निकाला जाता है, सरल रेखा युग्म का 2 चरों में रैखिक समीकरण युग्म का आलेखनीय हल निकालना, और उसके लिए क्या क्या कंडीशन होती हैं वो हम सीखेंगे। तो इसमें पहले 3 स्थितियां हमारे लिए आएंगी, वो हम देखेंगे, फिर उसके बाद हम आलेखनीय हल निकालना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है, देखिए हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो 2 चरों में रैखिक समीकरण है, और आप जानते हैं रैखिक समीकरण है मतलब ग्राफ रेखा के रूप में बनेगा। हमें एक रेखा का पेयर, एक युग्म दिया गया होगा, जोड़ा दिया गया होगा, मतलब 2 समीकरण दिए गए होंगे, और दोनों समीकरण को देख करके थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करके हमें बताना होगा कि उन दोनों का हल संभव है या नहीं। अगर संभव है तो एक हल संभव है या एक से अधिक संभव है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो ये सारी चीज़ें पहले हम एक बार रफली ग्राफ से समझ लेते हैं। देखिए आपको मैं बताता हूँ। देखिए एक स्थिति ये है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, दोनों का एक बिंदु पर प्रतिच्छेदन हो रहा है, एक बिंदु पर।
इसको आप प्रतिच्छेद बिंदु कह सकते हैं। अभी समीकरण नहीं दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि दो समीकरण मान लीजिए दिए गए होंगे, उनका हमने ग्राफ बनाया, एक लाइन ऐसे आई एक ऐसे आई, यानी दोनों एक पॉइंट पर काट रही हैं, एक बिंदु पर इनका प्रतिच्छेदन हो रहा है, ये प्रतिच्छेद बिंदु है। अगर एक बिंदु पर प्रतिच्छेदन हुआ तो इसका मतलब होगा कि दोनों का एक हल होगा, दोनों का एक हल होगा, एक हल यूनिक जिसको कहा जाता है, यूनिक हल, एक हल वहाँ पर उपस्थित होगा। कब? जब दोनों का प्रतिच्छेदन केवल एक बिंदु पर होगा, यूनिक हल होगा। यूनिक का मतलब एक और केवल एक, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं। दूसरी स्थिति क्या है? दूसरी स्थिति यह है कि एक लाइन ऐसे बने और उसी के बिल्कुल पैरेलल दूसरी लाइन आ जाए, समांतर। अब जब दोनों समांतर होंगे तो कहीं इंटरसेक्शन नहीं होगा, कोई प्रतिच्छेदन नहीं होगा, कोई प्रतिच्छेदन नहीं। और जब कोई प्रतिच्छेदन नहीं होगा तो हम कहेंगे कि दोनों का कोई हल नहीं होगा, दोनों का कोई हल नहीं होगा। इस वाले में एक बिंदु पर प्रतिच्छेदन होगा तो एक हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन, एकमात्र। इसमें दोनों पैरेलल चल रही हैं, इसमें प्रतिच्छेदन हो रहा है, इसमें दोनों कैसी हैं? पैरेलल हैं। पैरेलल का मतलब समांतर, हिंदी में समांतर है दोनों, तो कोई प्रतिच्छेदन नहीं होगा। और जब प्रतिच्छेदन नहीं होगा तो कोई हल निकलने वाला नहीं है। और तीसरी और बहुत ही शानदार स्थिति है, वो ये है कि एक लाइन हमने बनाया, इसी के ऊपर दूसरी लाइन आ जाएगी, यानी दोनों ही लाइन्स एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी। और जब एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी तो बहुत सारे बिंदुओं पर इनका प्रतिच्छेदन होगा। इनको हम लोग कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन मतलब एक दूसरे के ऊपर आ जा रही है। बात समझ में आ रही? एक दूसरे के ऊपर आ रही है, एक लाइन दूसरे के ऊपर आ जा रही है, कोइंसाइड कर जा रही है, या कह सकते हैं कि अनेक बिंदुओं पर इनका प्रतिच्छेदन हो रहा है। तो अगर अनेक बिंदुओं पर प्रतिच्छेदन हो रहा है, अनेक बिंदुओं पर प्रतिच्छेदन इनका होगा, और अगर अनेक बिंदुओं पर प्रतिच्छेदन होगा तो इसके अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे, एक हल नहीं बल्कि अनेक हल होंगे। तो तीन स्थितियां बन सकती हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेदन, कोई प्रतिच्छेदन नहीं, या अनेक बिंदुओं पर प्रतिच्छेदन। एक बिंदु पर प्रतिच्छेदन हुआ मतलब एक हल मिला, अनेक बिंदुओं पर प्रतिच्छेदन हुआ मतलब अनेक हल मिलेगा। अगर दोनों रेखाएं समांतर हैं तो इसका मतलब एक भी हल नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका प्रतिच्छेदन नहीं होगा। ये एक समझने का तरीका हो गया। अब ये सब स्थितियां हम ग्राफ बना करके नहीं चेक करेंगे, ग्राफ तो हम बाद में बनाएंगे। हम बिना ग्राफ बनाए कुछ कैलकुलेशन के माध्यम से पता लगा पाएंगे कि प्रतिच्छेदन एक बिंदु पर हो रहा है, प्रतिच्छेदन अनेक बिंदु पर हो रहा है, या प्रतिच्छेदन नहीं हो रहा है। ये हम बिना ग्राफ बनाए कुछ कैलकुलेशन के माध्यम से पता लगा पाएंगे, और वही कहलाता है आपका आलेखनीय हल। उसके माध्यम से आप आलेखनीय हल कर पाएंगे। अब एक बिंदु पर प्रतिच्छेदन होगा तो हम हल निकाल पाएंगे, अगर प्रतिच्छेदन नहीं हो रहा है तो हल संभव ही नहीं, निकलेगा नहीं। अनेक बिंदुओं पर प्रतिच्छेदन होगा तो अनेक हल होंगे, लेकिन उन अनेक हलों को हम नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे? क्योंकि कितना हल हम वहाँ लिखेंगे, बहुत सारे बिंदुओं पर प्रतिच्छेदन होगा, बहुत सारा हल हम लिख नहीं सकते। तो इस वाले का कैलकुलेशन भी हम नहीं करेंगे, हल नहीं निकालेंगे, इसको भी नहीं निकालेंगे। जब एक हल केवल मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन, यानी एक बिंदु पर प्रतिच्छेदन होगा, तब वाला जो हल होगा वही हम निकालेंगे, औरों को नहीं निकालेंगे। तो वो जो विशेष तीन स्थितियां हैं उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। आलेखनीय हल की स्थितियां,
देखिए सबसे पहली बात, दो समीकरण जो रेखा के होंगे, जो रैखिक समीकरण दो हमें दिया जाएगा वो कुछ इस प्रकार का होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये पहला इक्वेशन होगा और ये दूसरा इक्वेशन होगा। जहाँ पर आपको ध्यान देना है कि x और y चर हैं, बाकी a1, b1, c1, a2, b2, c2 ये सब अचर हैं, कांस्टेंट है, नंबर है, कोई ना कोई नंबर इनकी जगह पे होगा। ऐसे आपको समीकरण दिया गया होगा, मतलब इस रूप का होगा, मतलब नंबर्स के साथ होगा, तो हम इससे उसकी तुलना कर लेंगे और तुलना करने के बाद हम तीन अलग अलग कंडीशन बनाएंगे। पहली कंडीशन ऐसी होगी कि a1 अपॉन a2 की वैल्यू हमने चेक की और b1 अपॉन b2 की वैल्यू हमने चेक की और दोनों बराबर नहीं है, दोनों अलग अलग आए। a1 अपॉन a2 का मतलब x के गुणांक का अनुपात निकाला, b1 अपॉन b2 का मतलब y के गुणांक का अनुपात निकाला, और दोनों ही अनुपात बराबर नहीं हैं। जब दोनों अनुपात बराबर नहीं हैं तो इस स्थिति में कहा जाएगा कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेदन हुआ, एक बिंदु पर प्रतिच्छेदन हुआ। अगर एक बिंदु पर प्रतिच्छेदन हुआ है तो आप तुरंत कहेंगे कि इसका एक हल संभव है, इसका एक हल संभव है, केवल और केवल एक हल संभव है। कब? जब हम a1 अपॉन a2 निकालें और b1 अपॉन b2 निकालें और दोनों बराबर ना हो, दोनों का मान अलग अलग आए, तो कहेंगे एक बिंदु पर प्रतिच्छेदन हुआ है, और अगर एक बिंदु पर प्रतिच्छेदन हुआ है तो हल कितना संभव है? एक संभव है। देखिए दूसरी स्थिति क्या है, दूसरी स्थिति आप याद करने की कोशिश करते रहिएगा। a1 अपॉन a2 निकालें, b1 अपॉन b2 निकालें, दोनों बराबर आ जाए, लेकिन जब हम c1 अपॉन c2 निकालें तो वो अलग आ जाए। a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 बराबर आ जाएं, लेकिन c1 अपॉन c2 की वैल्यू अलग आ जाए। अगर ऐसा होता है तो दूसरी स्थिति बनेगी, यानी रेखाएं समांतर होंगी, रेखाएं समांतर होंगी। आप इसका मतलब समझिए, जैसे यहाँ पे एक बिंदु पर प्रतिच्छेदन हुआ, मतलब समांतर नहीं थे, यहाँ रेखाएं समांतर होंगी। अगर समांतर हैं इसका मतलब कोई प्रतिच्छेदन नहीं हुआ, कोई प्रतिच्छेदन नहीं हुआ, नो इंटरसेक्शन। अगर कहीं भी इंटरसेक्शन नहीं हुआ इसका मतलब ये हुआ कि कोई हल संभव नहीं है, कोई हल संभव नहीं है। इसमें कोई हल संभव नहीं होगा जब a1 अपॉन a2 बराबर नहीं होगा b1 अपॉन b2 के, परंतु ये a1 अपॉन a2 बराबर होगा b1 अपॉन b2 के, परंतु दोनों ही c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं होंगे, तो रेखाएं समांतर होंगी, कोई प्रतिच्छेदन नहीं होगा। जब समांतर हैं तो प्रतिच्छेदन नहीं हुआ, और अगर प्रतिच्छेदन नहीं हुआ तो कोई भी हल संभव नहीं होगा। ये दूसरी स्थिति थी। और ये तीसरी स्थिति और आखिरी स्थिति मैं आपको बताता हूँ कि a1 अपॉन a2 निकाला, b1 अपॉन b2 निकाला, c1 अपॉन c2 निकाला और तीनों ही बराबर आ गए। अगर ऐसा हुआ तो ये रेखाएं कोइंसिडेंट लाइन होंगी, कोइंसिडेंट लाइन, इनको आप हिंदी में कह सकते हैं समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं कह सकते हैं, समपाती रेखाएं होंगी, कोइंसिडेंट लाइन होंगी। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब मैंने यहाँ पे समझाया कि दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी। आप वर्ड याद रखिए और उनकी मीनिंग याद रखिए। कोइंसिडेंट का मतलब समपाती, मतलब दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी। जब ऐसा होगा तो इस स्थिति में अनेक बिंदुओं पर प्रतिच्छेदन होगा, अनेक बिंदुओं पर प्रतिच्छेदन होगा, और जब अनेक बिंदुओं पर प्रतिच्छेदन होगा तो इसके अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। ये तीसरी स्थिति मैंने आपको बताई। पहली स्थिति में a1 अपॉन a2 बराबर नहीं होगा b1 अपॉन b2 के, तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेदन होगा, एक हल संभव होगा। दूसरी स्थिति में a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 बराबर होंगे, लेकिन ये दोनों ही c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं होगा, तो रेखाएं समांतर होंगी, कोई प्रतिच्छेदन नहीं होगा, कोई हल संभव नहीं होगा। तीसरी स्थिति में a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 तीनों का अनुपात बराबर होगा, तो रेखाएं समपाती होंगी या कोइंसिडेंट होंगी, अनेक बिंदुओं पर प्रतिच्छेदन होगा और अनेक हल मिलने वाले होंगे।
पहली स्थिति के लिए ऐसा फिगर होगा, दूसरी स्थिति के लिए ऐसा फिगर होगा और तीसरी स्थिति के लिए ऐसा फिगर होगा। जब आप ग्राफ बनाएंगे तो पहली स्थिति में एक जगह पे प्रतिच्छेदन होगा, दूसरी स्थिति में कहीं प्रतिच्छेदन नहीं होगा और तीसरे में दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी, अनेक प्रतिच्छेद बिंदु मिलेंगे तो अनेक हल संभव होंगे। ये 3 स्थितियां हैं ग्राफिकल सॉल्यूशन का पता लगाने के लिए या ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करने से पहले ये पता करना कि हल यूनिक है, यानी केवल एक हल संभव है या एक से अधिक संभव है या संभव नहीं है। ये सारी चीज़ें आप इन 3 स्थितियों से निकाल सकते हैं। इन 3 स्थितियों को देख करके बता सकते हैं कि क्या होगा या क्या होने वाला है ग्राफ बनाने से पहले। एक बार अब मैं इस पर कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूँ, दिखा देता हूँ आपको, फिर आपको समझाता हूँ कि ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे लिखा जाएगा। देखिए ये पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ, सिर्फ हमें पता करना है कि क्या स्थिति आने वाली है। समीकरण हमारा है, मान लीजिए 2x + 3y - 5 = 0, 3x + 2y + 7 = 0। ये पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन। पता करना है आपको कौन सी स्थिति होगी, अनेक हल वाली, एक हल वाली या कोई हल नहीं। तो हम पहले इक्वेशन की तुलना करेंगे, a1x + b1y + c1 = 0 से समीकरण 1 की तुलना। तो आप देखिए a1 की जगह पे 2, x की जगह पे x, a1 की जगह पे 2, y की जगह पे y, b1 की जगह पे 3 और कांस्टेंट c1 की जगह पे 5 माइनस में। इसी तरह दूसरे को a2x + b2y + c2 = 0 से समीकरण 2 की तुलना करें आप तो a2 की जगह पे 3, b2 की जगह पे 2 और c2 की जगह पे 7 मिलेगा। अब आप निकालिए पहले a1/a2, तो a1 है 2, a2 है 3, फिर निकालिए b1/b2, b1 है 3, b2 है 2। ये 2/3, ये 3/2 दोनों अलग अलग हैं, यानी a1/a2 नॉट इक्वल है b1/b2 के। और ये पहली स्थिति होती है जिसमें एक बिंदु पर प्रतिच्छेदन होगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेदन होगा। अगर एक बिंदु पर प्रतिच्छेदन होगा इसका मतलब इसका एक हल संभव है, इसका एक हल संभव है। एक एग्जांपल लेते हैं और ये मान लीजिए हमारे पास है 3x + 4y + 8 = 0 और ये हमारे पास है 6x + 8y + 15 = 0। तो मैंने निकाला a1/a2। अब तुलना आप कर लीजिएगा, तो ये a1 है, ये a2 है, 3/6 1/2 आएगा। b1/b2 निकालूंगा तो 4/8 यानी कि 1/2 आया, दोनों बराबर हैं। अब तीसरा निकालना पड़ेगा c1/c2, तो 8/15 आया, कटेगा नहीं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन ये दोनों ही c1/c2 के बराबर नहीं है। और ये वाली स्थिति आप जानते हैं कि रेखाएं इसमें कैसी होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। अगर समांतर रेखाएं हैं इसका मतलब कोई प्रतिच्छेदन नहीं होगा। अगर समांतर रेखाएं इसका मतलब कोई प्रतिच्छेदन नहीं होगा। अगर कोई प्रतिच्छेदन नहीं होगा इसका मतलब इन दोनों का कोई हल संभव नहीं है, इन दोनों का कोई हल संभव नहीं है। ये मैंने दूसरी स्थिति आपको बताई। एक सवाल और लेते हैं, तीसरा। ये मान लीजिए हमारे पास है 2x + y + 4 = 0 और ये है 6x + 3y + 12 = 0। इसमें आप देखें, इसमें मैं निकालता हूँ a1/a2 तो हो जाएगा 2/6 यानी 1/3। b1/b2 निकालूंगा तो 1/3 आएगा, यहाँ 1 है। और c1/c2 निकालूंगा तो 4/12 कटने पर 1/3 आएगा।
तीनों बराबर आया, मतलब A1/A2 बराबर है B1/B2 के, और ये भी बराबर है C1/C2 के। तीनों बराबर हैं, और तीनों जब बराबर होता है तो रेखाएं कैसी होती हैं? समपाती रेखाएं होंगी। अब जब रेखाएं समपाती होंगी तो अनेक प्रतिच्छेदन होगा, और जब अनेक प्रतिच्छेदन होगा तो इस स्थिति में अनेक हल मिलेगा। इस स्थिति में अनेक हल मिलेगा। तो ये 3 अलग अलग क्वेश्चन मैंने लेकर के आपको स्थितियां बता दी कि कैसे आप पता लगाएंगे कि एक हल है, अनेक हल है, या कोई हल नहीं है। अब सवाल कैसे लगाना होगा उस पर मैं अगर थोड़ा सा बात करूं, तो सवाल आपको लगाने के लिए पहले ऐसे चेक कर लेना है पूरा। मान लीजिए एक हल संभव है, ये आया। अब आप दोनों भी इक्वेशन का क्या करेंगे? ग्राफ बना देंगे। ग्राफ बनाने के बाद जहां इनका प्रतिच्छेद बिंदु मिलेगा उसी का कोऑर्डिनेट लिख देंगे, वही हल हो जाएगा। जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदन होगा उसका निर्देशांक लिख देंगे, वही हल हो जाएगा। केवल इस स्थिति में हल लिखना होगा, बाकी इसमें तो हल है ही नहीं तो लिखना नहीं है। इसमें हल है जरूर, लेकिन बहुत ढेर सारा है और वो हम लिख नहीं सकते, तो वो छोड़ देंगे। यहाँ तक के पार्ट्स को आप अच्छे से देखिए, वीडियो तैयार कीजिए, नोट्स बनाइए। फिर अगले वीडियो में हम इससे संबंधित सवाल को हल करेंगे और अगले टॉपिक का थ्योरी डिस्कस करेंगे।